नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। गुजरात चुनाव में दूसरे दौर के मतदान खत्म होने में अब सिर्फ 1 घंटा बाकी है। ठीक 1 घंटे बाद वोटिंग बंद हो जाएगी और उसके बाद हम आपके सामने लेकर आएंगे हिमाचल गुजरात चुनाव पर इंडिया न्यूज और सीएनएक्स का सबसे भरोसेमंद और सबसे सटीक एग्जिट पोल। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अहमदाबाद में पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस ने एक गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी ने वोट डालने के बाद रोड शो किया, जो आचार संहिता का उल्लंघन था। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको सबसे पहले हमारी स्क्रीन की डिजाइन समझा देता हूं। और स्क्रीन की डिजाइन जो हमें बता रही है वो ये है कि गुजरात का जो गणित है, गुजरात का गणित आपको स्क्रीन के ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा और हिमाचल का जो एग्जिट पोल है इंडिया न्यूज सीएनएक्स का, वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। और सबसे तेज आंकड़े, सबसे सटीक विश्लेषण, सबसे सटीक रिपोर्टर, सबसे सटीक कास्ट इक्वेशंस, सबसे सटीक पॉलिटिकल मुद्दे हम उठाएंगे अगले कई घंटों में आपके साथ लगातार। उससे पहले देख लेते हैं कि आज चुनाव आयोग और कांग्रेस के बीच क्या कंट्रोवर्सी हुई। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगाया। अपना विरोध दर्ज कराने के लिए दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का भी एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। बीजेपी ने कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की शिकायत की। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद वो बाहर निकले तो उन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग उनके साथ ही होलिए और जो भी नजारा दिखा वो किसी रोड शो से कम नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। उसने पीएम के साथ साथ आयोग पर भी जबरदस्त हमला किया है। अहमदाबाद में अपना वोट डालकर पीएम मोदी बाहर आए तो उन्हें देखते ही लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन करने के साथ ही उन्हें अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई। मोदी मोदी की गूंज के बीच पीएम मोदी अपनी गाड़ी को पीछे छोड़ पैदल ही आगे बढ़ गए। अहमदाबाद की सड़क पर मोदी जी को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग उनके पीछे पीछे भागते तक नजर आए। सड़क से लेकर घर की छत और बालकनी तक पर उन्हें देखने वालों की भीड़ नजर आ रही थी। कुछ देर बाद पीएम मोदी अपनी गाड़ी पर सवार हुए और गेट पर खड़े नजर आए। वो लगातार वोट देने का निशान दिखा रहे थे। देखते ही देखते पीएम का काफिला रोड शो में तब्दील हो गया। इधर लोगों की भीड़ बढ़ रही थी और उधर कांग्रेस की परेशानी। दिल्ली में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पीएम मोदी के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधा हमला बोल दिया। जिस प्रकार से खुल्लम खुल्ला चुनाव आयोग और प्रशासन के साथ मिलकर गुजरात में वो रोड शो कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि एक कठपुतली बना चुनाव आयोग आंख मूंदे है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो PS2 श्री नरेंद्र मोदी होते थे, हमें लगता है कि वो संवैधानिक पद पर बैठ तो गए, पर आज भी वो मोदी जी के PS की तरह ही काम कर रहे हैं। राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अहमदाबाद के रानीप में आज जब पीएम मोदी वोटिंग के लिए पहुंचे तो हजारों लोग घर की छतों, बालकनी और सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी यहां लोगों से खुलकर मिले और एक आम मतदाता की तरह लाइन में खड़े होकर वोटिंग की। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व और प्रधानमंत्री वोटर। सुबह से ही अहमदाबाद के राणेप इलाके के लोगों को इस पल का इंतजार था। 12:11 पर पीएम मोदी का काफिला रानीप के बूथ नंबर 115 पर पहुंचा तो मोदी मोदी के नारे लगने लगे। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने विक्ट्री का साइन दिखाया और फिर पोलिंग बूथ की तरफ बढ़े। पीएम मोदी बाकी मतदाताओं के साथ काफी देर तक कतार में खड़े रहे, लोगों से बातचीत करते रहे। मोदी जब तक लाइन में खड़े थे तो पोलिंग बूथ के बाहर से मोदी मोदी की आवाजें आ रही थी। मोदी को वोटिंग की लाइन में खड़ा देख लोग दंग थे।
एक महिला ने बातचीत के बीच पांव छूकर आशीर्वाद लेना चाहा, तो मोदी ने पांव छूने से मना कर दिया। करीब 8 मिनट बाद मोदी बूथ के अंदर पहुंचे तो कुछ लोगों ने भारत माता के नारे लगाए। पोलिंग एजेंट और वहां मौजूद तमाम लोगों से भी पीएम मोदी ने हल्के फुल्के अंदाज में बातें की। एक महिला अधिकारी से इजाजत मिलने के बाद उन्होंने वोट डाला। वोटिंग के बाद उंगली की स्याही दिखाते हुए पीएम मोदी पोलिंग बूथ से बाहर निकले। मोदी को देखते ही लोगों ने फिर से नारे लगाने शुरू कर दिए। सिद्धि सतिया के साथ अरविंद शर्मा, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। पीएम मोदी अहमदाबाद के रानीप में वोटिंग के लिए लाइन में लगे तो वित्त मंत्री अरुण जेटली वेजलपुर सीट के पोलिंग बूथ पर कतार में खड़े नजर आए। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नारायणपुरा के पोलिंग बूथ में वोट डाला। ये ठीक उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वोट डालकर पोलिंग बूथ से बाहर निकले। उनके साथ उनकी पत्नी सोनल शाह और बेटे जय शाह भी थे। अमित शाह ने अपने परिवार के साथ अहमदाबाद शहर के नारायणपुरा के पोलिंग बूथ में वोट डाला। गुजरात में आज पूरे देश और दुनिया में गुजरात के विकास का मॉडल बखाना जाता है, उसकी प्रशंसा होती है। वित्त मंत्री और गुजरात से राज्यसभा सदस्य अरुण जेटली अहमदाबाद के वेजलपुर विधानसभा क्षेत्र के चिमनभाई इंस्टीट्यूट के पोलिंग बूथ पहुंचे। वोटिंग से पहले वो लाइन में लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली और तस्वीरें भी खिंचवाई। अरविंद शर्मा, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल हम लेंगे यहां पर एक ब्रेक, लेकिन हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता संजय शर्मा जो इस वक्त अहमदाबाद में हैं, और थोड़ी देर में मेरे साथ प्रकाश पांडे भी जुड़ेंगे जिन्होंने गुजरात और हिमाचल का बड़ा दौरा किया है। लंबे समय तक वो गुजरात और हिमाचल रहकर आएंगे। हम दोनों से बात करेंगे इस ब्रेक। तो अब से थोड़ी ही देर बाद पिटारा खुलने वाला है। हम आपको बताएंगे कि गुजरात और हिमाचल में क्या हो सकता है। याद रखें, सबसे सटीक एग्जिट पोल, हम ये मानते हैं कि हमारा ये एग्जिट पोल परिणामों के आसपास ही रहेगा या परिणामों के बहुत नजदीक रहेगा। इसीलिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ और इंतजार कीजिए बस चंद मिनट जब हम पूरे आंकड़े खोलकर आपके सामने रखें। ऊपर आप गुजरात के आंकड़े देख रहे हैं और ये 2012 के आंकड़े हिमाचल और गुजरात के, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी। और अब क्या होने वाला है ये चंद मिनटों में मालूम पड़ जाएगा। इस बीच मेरे साथ कई सारे मेरे खास में सहयोगी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रकाश पांडे हमारे सीनियर एडिटर जो लंबा वक्त गुजरात में बिता के आए हैं। हमारे साथ राकेश कुमार सिंह है जो कांग्रेस हेडक्वार्टर पर इस वक्त है। हमारे साथ संजय शर्मा है जो अहमदाबाद में इस वक्त है। हमारे साथ पुलकित नागर है जो इलेक्शन कमीशन में है। पुलकित, आप सबसे संक्षेप में जवाब चाहूंगा। पुलकित, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल मिला तो क्यों मिला और कांग्रेस के आरोपों के बाद मिला है? देखिए, बीजेपी के 5 नेता यहां पर पहुंचे थे। निर्मला सीतारमण, पीपी चौधरी, अरुण सिंह, नकवी और साथ ही रविशंकर प्रसाद। जब ये बाहर निकले तो इन्होंने ये बात नहीं बताई कि इन्होंने क्या क्या मुद्दे चुनाव आयोग के सामने रखे, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो जिस तरीके का माहौल सुबह से बना हुआ था, यानी कि प्रधानमंत्री जब वोट डालकर निकले थे और कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि पूरा एक रोड शो उन्होंने कर दिया और साथ ही चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए कि वो उनके निजी सचिव के तौर पर बर्ताव कर रहे हैं, तो इन मुद्दों पर उन्होंने अपना पक्ष रखा, ये सूत्र बता रहे हैं। हालांकि इस प्रतिनिधित्व मंडल ने बाहर निकलकर कोई बात नहीं कही। जी दीपक जी। चलिए, बाहर निकलकर कोई बात नहीं की, वो भी डिस्क्रीट रखना चाहते होंगे, वो भी नहीं कहना चाहते होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इस बात पर भी आपत्ति कर रहे थे कि चुनाव आयोग ने इस तरह की शिकायत कांग्रेस से की है। राकेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस ने आज कई गंभीर आरोप लगाए चुनाव आयोग पर, और चुनाव आयोग जो है वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। क्या इस तरह के आरोप एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के द्वारा लगाना उचित मानते हैं आप? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर हमला बोला और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो निजी सचिव के रूप में काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव के शुरू होते ही अगर बात करें कि
कल का हवाला दिया गया कि वे चाहते थे कि कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात करे, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया जा रहा था। आखिर उन्हें चुनाव आयोग को एक तरह से धमकी दी कि अगर उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया तो चुनाव आयोग के बाहर वे धरना पर बैठेंगे। उसके बाद उन्हें 10:15 बजे समय दिया जाता है। साथ ही साथ कार्रवाई की जहां तक बात है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ, वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ साथ तमाम बीजेपी के नेताओं का जो है वीडियो क्लिप्स भी उन्होंने चुनाव आयोग के पास दिया था और कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज सुबह जब उन्होंने चुनाव आयोग से जानकारी चाहिए कि आखिरकार कार्रवाई क्या हुई, तो चुनाव आयोग से बताया गया कि शाम 5 बजे के बाद इसको देखा जाएगा। तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर जिस तरह से एक राष्ट्रीय पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टी ने जो आरोप लगाया है, कम से कम चुनाव आयोग पर इस तरह से गंभीर आरोप और खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त को एक प्रधानमंत्री के निजी सचिव बताया जाना, ये कतई सही नहीं कहा जा सकता। कतई सही नहीं कहा जा सकता, पर हर चीज के ग्रे एरियाज भी होते हैं। क्या कांग्रेस उन ग्रे एरियाज की तरफ इशारा कर रही है? सीधे चलता हूं मैं संजय शर्मा के पास। संजय, आज आप हार्दिक पटेल के गढ़ में थे, लेकिन इसके बावजूद भी जिन लोगों से आपने बात की वो हार्दिक पटेल को एब्सोल्यूट सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अगर हमने 10 लोगों से पूछा तो उसमें से लगभग 7 लोग मोदी जी के साथ थे और 3 लोग हार्दिक पटेल। तो ऐसा क्या है कि अपने गांव में ही हार्दिक पटेल 100% समर्थन नहीं जुटा पा रहे हैं? दीपक जी, कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं होती नजर आ रही है। हमने ये बात विरम गांव में भी देखी और हम इस समय अहमदाबाद के पार्टी ऑफिस में मौजूद हैं। यहां भी हम देख रहे हैं बीजेपी के सारे नेताओं ने पार्टी ऑफिस लौटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी आने वाले हैं। सभी के चेहरे खिले हुए हैं और आज ही शाम को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का यहां पर स्वागत भी किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी ये मान के चल रही है कि जैसा वो चाहते थे चुनाव अल्टीमेटली उसी दिशा में गया। जो उनको उम्मीदें थी कि पाटीदार वोट बहुत ज्यादा उनके खिलाफ हो जाएगा, वैसा नहीं हो पाया। हार्दिक पटेल से जो उम्मीदें की थी कांग्रेस ने, लगता है कि वो पूरी नहीं हो पाएंगी। दीपक जी, लगता है वो पूरी नहीं हो पाएंगी, लेकिन प्रकाश पांडे को क्या लगता है? प्रकाश, आप पहले दौर के पहले गए थे, सोमनाथ और उन तमाम इलाकों की तरफ गए थे, मुझे ये बताइए आपने वहां पर ग्राउंड पर क्या महसूस किया? दीपक, ग्राउंड की अगर बात करें तो मैं सौराष्ट्र के इलाके में गया, जहां पे माना जाता है और मैंने खुद देखा कि बीजेपी की वो कर्म भूमि रही है और संघ का वहां से उत्थान शुरू हुआ था। ऐसे में ये जरूर लग रहा था कि इस बार कांग्रेस जो है मॉरली काफी हाई है। काफी पार्टी ये जिग्नेश और हार्दिक और ठकुरल के आने के बाद से खासी जो है जोश में जरूर थी, लेकिन बीजेपी का शुरू से ये मानना था कि चुनाव जो है फाइनली उनके ही जैसा वो चाहते थे वैसा ही होगा चुनाव, और तकरीबन वैसे ही देखने लगा। जब मोदी पहुंच गए वहां पे तो उनको लगता था कि ही इज द ओनली मैन, वो वन मैन शो होंगे, और वैसे ही बिल्कुल साफ होता चला गया। अंतिम 3 दिनों में आपने देखा कि किस तरह से पूरी दिशा बदल गई पूरे तरह से चुनाव की। जिस तरह से मोदी प्रचार करने जाते थे और जिस तरह के मुद्दे उठने लगे, तो बीजेपी की पूरी रणनीति सफल होती दिखने लगी थी। और जैसा कि आपसे अनौपचारिक बातचीत पे भी मैं कहता था कि सीटें हो सकता है कुछ कम हो जाएंगी बीजेपी की, लेकिन सत्ता वो वही बीजेपी की ही हाथों में रहेगी, क्योंकि वहां बीजेपी से ज्यादा केवल मोदी को लोग मानते हैं। उनका ये कहना है कि नहीं, मोदी अगर है तो हम वोट केवल जो है बीजेपी को देंगे और मोदी जी को ही देंगे। तो वो सारी चीजें लगभग 18 को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन हमारे भी जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के, वो भी शायद हो सकता है जो हम सोच रहे थे उसी के आसपास हो, नजदीक हो। इसलिए जो आप बार बार कह रहे हैं कि सबसे सटीक हमारे आंकड़े होंगे, शायद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दीपक। चलिए, शायद हम सही कह रहे हैं, लेकिन अब वो तो 5:30 बजे ही मालूम पड़ेगा कि हमारे एग्जिट पोल के आंकड़े क्या है। अभी जो फिलहाल हम आंकड़े बता रहे हैं आपको, 2012 के क्या नतीजे रहे थे। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी थी वीरभद्र सिंह की, और गुजरात में 2012 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, वो प्रधानमंत्री बने, आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री बनी। वो उम्र के कारण हट गई, उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया और उसके बाद विजय रूपाणी को बनाया गया। तो ये गुजरात की सिचुएशन थी। और जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली चले आए, उसके बाद ही ये तीनों नेता अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी खड़े हुए। एक वैक्यूम था लीडरशिप का, जिसको इन युवा नेताओं ने भरने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि एजेंडा कांग्रेस पार्टी सेट करेगी? कुछ टाइम तक प्रकाश एजेंडा कांग्रेस पार्टी ने सेट भी किया, लेकिन क्या बीजेपी की रणनीति जो प्रधानमंत्री को पोस्टर बॉय बनाने की थी, उसमें वो कामयाब होते दिखे?
बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक जी, वही मैं भी बार बार कह रहा हूं कि जो रणनीति थी बीजेपी की, जरूर है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा उछाल में नजर आ रही थी, खासकर इन तीनों के आ जाने के बाद। और राहुल जिस तरह से, जाहिर सी बात है, इस बार उन्होंने जो है अपनी जो उनकी एक इमेज बनी हुई थी उससे अलग हटकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया और खासी मेहनत की, जिसका जो है नतीजा शायद ये होगा कि कुछ सीटें कांग्रेस की बढ़ेंगी और इसका मॉरली उनको जो है खासा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जिस तरह से पोस्टर बॉय बनाए गए मोदी, और हर चुनाव में आप देख रहे हैं कि जब से 2014 के बाद से केंद्र में सरकार बनी है, मोदी बिल्कुल फ्रंट में रहे हैं। हिमाचल को उन्होंने जरूर किनारे कर दिया था, क्योंकि हिमाचल में हमेशा स्थिति यह होती कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो बाद में हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन गुजरात सबसे प्रमुख था, तो बीजेपी ने जो अपनी रणनीति बनाई थी उस पर वो चलती रही और जिस तरह से बमबार्डिंग लगातार केंद्रीय नेताओं की और खासकर प्रधानमंत्री मोदी की होती रही, जितनी रैलियां वो करते गए, उसका असर जो है धीरे धीरे दिखने लगा। और जब चुनाव नजदीक आते गया, उसके बाद जो इस तरह के मुद्दे उठने लगे वो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में जाते नजर आए। हालांकि मैं बार बार यही आपसे जब कोई बातचीत होती है उसमें भी मैं ये बताता था कि सीटें हो सकता है कम हो जाए, लेकिन सत्ता कमोवेश बीजेपी के पास ही रहेगी वहां पर। राकेश, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर थे, क्या कांग्रेस में हल्का सा फ्रस्ट्रेशन दिखाई दिया? क्या कांग्रेस में थोड़ी सी खींच दिखाई दी चुनाव आयोग के प्रति, आज जो हुआ उसके प्रति, या उनको लग रहा है कि आखिरी मोमेंट पर या कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी पीक कर गई, बहुत जल्दी टॉप पर चली गई और धीरे धीरे वो नीचे आने लगी? क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए दीपक जी, दूसरे चरण के मतदान शुरू होने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री जब अहमदाबाद पहुंचते हैं और उसके बाद जिस तरह से रोड शो का नाम दिया गया कांग्रेस द्वारा, कहीं न कहीं कांग्रेस नेताओं में इसको लेकर कहीं न कहीं दूसरे चरण को लेकर कहीं न कहीं घबराहट जरूर थी। क्योंकि यहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे बात करें अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, मोतीलाल वोरा, रणदीप सुरजेवाला के साथ साथ राजीव शुक्ला और गुजरात के प्रभारी अशोक गहलोत की एक बैठक होती है और बैठक के बाद ये तय किया जाता है कि यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस के जो नेता हैं वो चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन करने का फैसला किया जाता है। तो कहीं न कहीं ये जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो वोट डालने गए और उसके बाद जो स्थिति पैदा हुई, कांग्रेस में करीब ये जरूर कहा जा सकता है कि बौखलाहट आज देखने को मिली। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कांग्रेस के अभी भी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अहमद पटेल यहाँ से भी निकले हैं, लेकिन अशोक गहलोत, जनार्दन द्विवेदी के साथ साथ राजीव शुक्ला अभी अंदर मंत्रणा इनकी चल रही कि आखिर की जो रणनीति है उस पर किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए। क्योंकि चुनाव आयोग में जिस तरह से बीजेपी के नेता गए, सीधे तौर पर कांग्रेस के कई नेता हम लोगों से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार वहां पर इनकी शिकायत क्या थी। ठीक है राकेश, प्रकाश, संजय, हम आपके साथ बने रहेंगे। संजय ने अच्छा पॉइंट बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कैंप में इस वक्त खुशी का माहौल है या उनको लग रहा है थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस गेन हुआ है कि हम जीत रहे हैं दूसरे चरण के बाद। प्रकाश ने हमें बताया कि किस तरह से वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन उनका भी जो गट फीलिंग था वो ये कहता था कि खींच खांच के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली नौबत में आ जाएगी। और आज कांग्रेस में जिस तरह का हल्की सी बौखलाहट देखने को मिल रही है वो किन चीजों के संकेत है? ज्यादा देर नहीं है, कुछ ही मिनट है, आंकड़े आपके सामने होंगे, सबसे सटीक एग्जिट पोल कुछ ही मिनटों में इस ब्रेक के बाद।